चलिए, गुड इवनिंग। हम स्टार्ट कर रहे हैं सीपीसी की क्लास। लास्ट क्लास में हमने रेस जुडिकाटा स्टार्ट किया हुआ था। काफ़ी हो गई अब तो क्लासेस इसके ऊपर, मतलब 7-8 होगी या नहीं हुई। 6 क्लासेस हो चुकी है, 7th क्लास है। बस ठीक है, 2-3 और क्लासेस लगेंगी, 4 कह लीजिए, और ये कंक्लूड करना शुरू कर देंगे हम। असेंशियल्स हमने देखो पढ़ी, सेक्शन 11 हमने डिटेल में किया। सेक्शन 11 में हमने पढ़ा कि देयर मस्ट बी 2 सूट्स। आपको याद होगा उस दिन मैंने इस तरह से आपको बताया था। 2 सूट्स होते हैं हमारे पास, जिसमें से एक होगा फॉर्मर सूट और एक होगा सब्सिक्वेंट। फिर हमने पढ़ा कि सेम टाइटल होना चाहिए। सेम टाइटल, डिफरेंट टाइटल को क्या कहते थे? डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन। सेम टाइटल कहाँ होना चाहिए? फॉर्मर वाले में भी और सब्सिक्वेंट वाले में भी। हमने पढ़ा जो मैटर इन इशू होता है दोनों में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मैटर इन इशू दोनों में, फॉर्मर वाले में भी और सब्सिक्वेंट वाले में भी सेम होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा पार्टीज। पार्टीज भी हमने यही पढ़ी कि फॉर्मर वाले में भी और सब्सिक्वेंट वाले में सेम होनी चाहिए। 4 इंग्रेडिएंट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, टोटल हमने 6 लिखे हुए हैं। उसमें से 4 हमने डिटेल में कर लिए हैं, जो कि होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गया कि कैसा भी क्वेश्चन होगा एग्जाम लेवल से तो ऊपर ही हमने पढ़ लिया उस चीज़ को। ठीक है, फिर अब देखिए 5th एसेंशियल हमने पढ़नी है, कॉम्पिटेंसी ऑफ, कि कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट, यहाँ पे ध्यान से याद रखना एक चीज़ तो, कि अभी तक हम जो भी कुछ पढ़ रहे थे वो दोनों सूट्स की बात हो रही थी। पार्टी सेम होनी चाहिए दोनों में, टाइटल सेम होना चाहिए दोनों में, मैटर इन इशू सेम दोनों में। बट यहाँ पे जो कॉम्पिटेंसी यहाँ पे टर्म यूज किया हुआ है ना इसने, ये बात कर रहा है बेसिकली फॉर्मर कोर्ट की। कॉम्पिटेंसी जो बात कर रहा है फॉर्मर कोर्ट की बात कर रहा है। जो सब्सिक्वेंट कोर्ट है जहां पे आज मैं सूट फाइल कर रहा हूं, वो तो कॉम्पिटेंट है ही है, हम प्रिजम्पशन लेके चल रहे हैं। सब्सिक्वेंट वाला कॉम्पिटेंट है तभी तो मैं वहां सूट फाइल कर रहा हूँ ना। ये कह रहा है यहाँ पे, पहले समझ लीजिए फिर बेयर पे आते हैं। वो ये कहना चाह रहा है कि जिस कोर्ट में मैंने अब जो सब्सिक्वेंट सूट यहाँ फाइल किया हुआ है ना, जो फॉर्मर वाली कोर्ट है, जिस समय मैंने यहाँ सूट फाइल किया था फॉर्मर वाला, उस समय अगर ये वाला सूट मैंने यहाँ फाइल किया होता तो ये कोर्ट उसको डिसाइड करने के लिए कॉम्पिटेंट होती। ये बात कर रहा है ये। सपोज मैंने 2015 में सूट फाइल किया फॉर्मर कोर्ट में, ये कौन सा सूट है? सूट 1 हो गया मेरे पास। फिर मैंने एक प्रेजेंट सूट है जो कि 2025 में है, ये हो जाएगा सूट नंबर 2। यहाँ पे बात ये की जा रही है कि जो सूट नंबर 2 है ना, मान के चल रहे बाकी एसेंशियल सारी सेम है, सूट नंबर 2 में जो फॉर्मर कोर्ट है, जो 2025 में मेरे पास मैटर है ना, 2015 में उस समय ये कोर्ट भी कॉम्पिटेंट थी आज वाले मैटर को सुनने के लिए। तो वहीं क्यों नहीं डाला, फिर अलग से सूट क्यों लेके आ रहा हूं? तो अगर ये उस समय कॉम्पिटेंट थी तब फिर यहाँ पे ये कवर हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको 2 टॉपिक करवाऊंगा। पहला, नो डाउट हमने इसको पढ़ा था कि एक्सप्लेनेशन इसमें हम सेकंड पढ़ेंगे और एक्सप्लेनेशन 8th पढ़ेंगे, लास्ट वाली एक्सप्लेनेशन 8th एंड सेकंड, 2 एक्सप्लेनेशन के साथ हमने इसको पढ़ना है। एक्सप्लेनेशन 8th इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिटेड जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है, बाद में आते हैं उसके ऊपर, बट अभी हम पहले कॉम्पिटेंसी समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये समझ चुके हो कि किस चीज की कॉम्पिटेंसी की बात हो रही है? फॉर्मर कोर्ट की कॉम्पिटेंसी की बात हो रही है। किस लिए फॉर्मर कोर्ट? प्रेजेंट केस में, यानी कि जो सब्सिक्वेंट सूट है, अगर उसी समय 2015 में ही मैंने इस फॉर्मर कोर्ट में डाला होता कि क्या वो कोर्ट उस समय इसको सुनने के लिए कॉम्पिटेंट थी या नहीं थी। 2015 में ही हम बैक डेट पे जाएंगे एक तरह से, कि उस समय ये कोर्ट कॉम्पिटेंट थी या नहीं थी। अगर थी तो ये कोर्ट कॉम्पिटेंट है, तो ये रेस जुडिकाटा से बाहर हो जाएगा। अगर उस समय ये कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं थी तो नॉट कॉम्पिटेंट, तो फिर ये रेस जुडिकाटा से बाहर नहीं होगा। सेकंड सूट इज परमिसिबल। कॉम्पिटेंसी समझ आ रहा है ना? अब यहाँ पे देखिए बेयर में क्या लिखा हुआ है, हमने ये पढ़ चुके हैं। नो कोर्ट यानी कि कोर्ट के ऊपर बार लगाया जा रहा है। शेल मतलब मैंडेटरी बार है। ट्राई यानी कि ट्रायल के लिए रोका जा रहा है। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट इज नॉट बार्ड बट ट्रायल इज बार्ड। किसी भी सूट को और इशू को वो ट्राई नहीं कर सकते। कौन से सूट और इशू को? इन विच मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हैज बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन दी फॉर्मर सूट। ये फर्स्ट एसेंशियल हो गया।
बिटवीन दी सेम पार्टीज। बिटवीन क्या होता है, सेम पार्टीज क्या होता है, लास्ट क्लास में डिटेल में कर लिया। और बिटवीन पार्टीज अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम, वो साथ में ही आ गया था। लिटिगेटिंग अंडर दी सेम टाइटल, ये थर्ड एसेंशियल भी हम पढ़ चुके हैं, अब ध्यान से देखना। अ कोर्ट in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised। इसका मतलब क्या बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखो क्या कह रहा है वो कहते हैं इन अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट। इन अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट मतलब इस कोर्ट की बात कर रहा है कि दिस कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई दिस सूट। सूट प्रेजेंट वाले की बात कर रहा है, कॉम्पिटेंसी वो पुराने वाली कोर्ट की बात कर रहा है। इन अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट और द सूट इन विच सच इशू हैज बीन सब्सिक्वेंटली रेज्ड, यानी कि वो इश्यूज जो सब्सिक्वेंटली हमने रेज किए हैं, अगर हमने इसी में 2015 में यहाँ पे वो रेज किए होते, क्या ये कोर्ट कॉम्पिटेंट थी या नहीं थी? अगर कोर्ट कॉम्पिटेंट थी तो फिर रेस जुडिकाटा से बार्ड है। अंडरलाइन करके कॉम्पिटेंट कोर्ट को सर्कल लगा के साइड पे लिख देना फॉर्मर कोर्ट। कॉम्पिटेंट कोर्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, फॉर्मर कोर्ट। सब्सिक्वेंट कोर्ट को हम प्रिज्यूम करते हैं कि सब्सिक्वेंट कोर्ट इज कॉम्पिटेंट कोर्ट। छोटी छोटी से पॉइंट्स है ये, कई बार पूछ लिए जाते हैं प्रीलिम्स में आपसे कि बताइए कॉम्पिटेंट कोर्ट लिखा हुआ है, कौन सी कोर्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट होगी? सब्सिक्वेंट की बात हो रही है या फॉर्मर की बात हो रही है? फॉर्मर की बात हो रही है, सब्सिक्वेंट को हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि वो तो कॉम्पिटेंट है ही है। अब देखिए, एंड ये वाला तो फिर आगे लास्ट वाला इशू हो जाएगा, उसको बाद में देखेंगे। इसके साथ हमने वो पढ़नी है, एक्सप्लेनेशंस पढ़नी है, बाद में देखते हैं एक्सप्लेनेशंस को भी, पहले इतना समझ लेते हैं। समझ तो लिया, मतलब इसको लिखना शुरू करते हैं। हाँ, एक चीज़ और याद रखना, जो यहाँ पे बात हो रही है ना कॉम्पिटेंसी की, जो हम यहाँ पे कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे हैं, फॉर्मर कोर्ट की बात कर रहे हैं, ये हमें क्लियर हो गया। जब हम कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं, यानी कि जुरिस्डिक्शन की तो बात कर रहे हैं ना, 3 तरह की जुरिस्डिक्शन हम पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एक होती है हमारे पास पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, एक होती है हमारे पास सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, और एक होती है हमारे पास टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। पिक्यूनरी मतलब पैसे से रिलेटेड, कोर्ट को पावर ही दिया गया है कि ये 10 लाख तक के केसेस की, वैल्यूएशन के केसेस की हियरिंग कर सकता है। 10 लाख से ऊपर है तो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास लगाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट जज के पास लगाना पड़ेगा। 10 लाख से लेके 50 लाख तक मान के चलो डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास है, और उससे ऊपर है तो फिर वो डायरेक्टली हमें हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। जुरिस्डिक्शन डिवाइडेड होती है, और ये कौन डिसाइड करता है? हाई कोर्ट रूल्स बनाता है इसके लिए, किस कोर्ट की कितनी जुरिस्डिक्शन होने वाली है। जब आप स्टार्टिंग में एज अ सिविल जज ज्वाइन करोगे तो हो सकता है आपको 1 लाख की जुरिस्डिक्शन दी जाए, फिर धीरे धीरे वो बढ़ाते रहते हैं जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है। आप देखो, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन मतलब पैसे से रिलेटेड कोर्ट की जुरिस्डिक्शन। सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन मतलब सब्जेक्ट मैटर, यानी कि मैटर क्या है, मैटर इन इशू क्या है। अगर आप ये डिसाइड कर रहे हो कि एच और डब्ल्यू का डिवोर्स हो जाना चाहिए, तो ये सब्जेक्ट मैटर है, डिवोर्स यहाँ पे, और इसकी जुरिस्डिक्शन पर्टिकुलरली कोर्ट के पास दी गई है जिसको हम कहते हैं फैमिली कोर्ट। तो फैमिली कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है, वो सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन है। और कोई स्पेसिफिक है, सपोज हम कहते हैं कि जो इंजंक्शन से रिलेटेड वाले हैं वो एसआरए के केसेस जो उससे रिलेटेड हैं। अभी जो अमेंडमेंट आई है 20A हमने पढ़ा, सब्सिट्यूटेड तो परफॉर्मेंस हो गई ना, उसके बाद की इंजंक्शन नहीं दिया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर वालों से, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट जो है वो नहीं दिया जाएगा इंजंक्शन वगैरह। उसके लिए बोला स्पेशल कोर्ट बना दो। वो स्पेशल कोर्ट क्या करेगी? पर्टिकुलरली उस केस को ही तो सुनेगी ना, उसके अलावा कुछ नहीं सुन पाएगी। एक रेंट कंट्रोलर असाइन किया हुआ है तो वो सिर्फ रेंट के मैटर ही सुन रहा है, बाकी नहीं सुन पाएगा। ऐसी क्रिमिनल साइड पे अगर किसी को पॉक्सो का जज बनाया हुआ है, वो सिर्फ पॉक्सो के मैटर्स ही सुन रहे हैं। एनडीपीएस का जज है तो एनडीपीएस के मैटर ही, यानी कि वो सब्जेक्ट मैटर की स्पेसिफिक कोर्ट्स बनी हुई हैं। अब इन सब्जेक्ट मैटर्स को, जैसे डिवोर्स का मैटर है, वो सिविल जज नहीं सुन पाएगा। क्यों? क्योंकि जुरिस्डिक्शन ही किसके पास है? फैमिली कोर्ट के पास है। अगर सिविल जज ने डिसाइड कर दिया तो विदाउट जुरिस्डिक्शन हो जाएगा वो। और इसी तरह से लास्ट आती है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन।
टेरिटोरियल मतलब एक कॉज ऑफ एक्शन हुआ चंडीगढ़ में और मैं केस डाल रहा हूँ उसका लुधियाना में, वो तो नहीं होगा। जहाँ पे कॉज ऑफ हम, ये जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है ना, आगे चल के इसका सेक्शन 15 से लेके ऑनवर्ड्स 21 तक हम ये सेक्शंस पढ़ने वाले हैं कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कहाँ बनती है। हालांकि ये तीनों जुरिस्डिक्शन पढ़ने वाले हैं हम आने वाली क्लासेस में, बट अभी के लिए वैसे बता रहा हूँ। टेरिटोरियल मतलब कि जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है कि मुझे कहाँ सूट फाइल करना है। एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, प्रॉपर्टी है लुधियाना में, मैं रहता हूँ चंडीगढ़ में, तो सूट मुझे लुधियाना में ही फाइल करना पड़ेगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जहां प्रॉपर्टी सिचुएट है, सूट वहीं पे फाइल करना पड़ेगा। उस लुधियाना की कोर्ट के पास टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये रेस जुडिकाटा हम पढ़ रहे हैं, याद रख लेना, कॉम्पिटेंसी ऑफ फॉर्मर कोर्ट की बात हो रही है, पिक्यूनरी कॉम्पिटेंसी यानी कि पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है, सब्जेक्ट मैटर की बात हो रही है, बट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन यहाँ पे कवर नहीं होती है। प्रीलिम्स के लिए याद रख लेना, अदरवाइज वेरी इंपॉर्टेंट, बेयर पे इस चीज को लिख भी लेना। कॉम्पिटेंसी में सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन कवर नहीं होती है रेस जुडिकाटा के केस में। कॉम्पिटेंसी के केस में हम ये नहीं बोलेंगे कि फॉर्मर कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी, टेरिटोरियल वाली क्योंकि कवर नहीं हो रही है। क्यों नहीं कवर हो रही है उसके ऊपर बाद में आएंगे, अभी आप सिंपल समझिए। तीन तरह की मेरे पास कॉम्पिटेंसी होती है, ये दो कवर हो रही है, टेरिटोरियल वाली कवर उसमें नहीं हो रही है। ठीक है, इसमें लिखना शुरू कीजिए, हेडिंग बनाना। इसमें लिखना कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट, कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट, ब्रैकेट्स में लिखना फॉर्मर कोर्ट। यहाँ पे कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट का मतलब है फॉर्मर कोर्ट की बात हो रही है। और ये वैसे मैंने आपको लिखवा भी दिया था जब हम एसेंशियल्स वगैरह लिख रहे थे ना कुछ, उसमें मैंने एक बारी बनवा दिया था वो डायग्राम सा आपको पहले भी। ठीक है, इसमें लिखिए रेड विद कर लेना, रेड विद एक्सप्लेनेशन 8, वैसे तो 2 भी है, लिख लो एक्सप्लेनेशन सेकंड, बट सेकंड को इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी 8 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गई ना। 8th वाली तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेटर ऑन ऐड किया गया अमेंडमेंट से, क्यों ऐड किया गया, कैसे आई, उसके पीछे की कहानी अभी करते हैं, पर पहले आप नॉर्मल लिखिए। इसमें लिखिए फॉर्मर कोर्ट, नहीं इन दी कोर्ट लिखा हुआ है ना वहाँ पे, ऐसे लिखना एक्सप्रेशन इन दी कोर्ट। इन सेक्शन 11 मीन्स, बेयर एक्ट निकालो एक बारी, इसमें लिखा हुआ है ना, देखो ये हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इन अ कोर्ट। ठीक है, इन दी कोर्ट या इन अ कोर्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इन अ कोर्ट कॉम्पिटेंट, तो कौन सी कोर्ट की बात हो रही है वो लिख रहे हैं हम। इसमें लिखिए इन, इन अ द ना लिखिए, फिर ए ही लिखिए उसमें, इन अ कोर्ट मीन्स फॉर्मर कोर्ट शुड बी, फॉर्मर कोर्ट शुड बी competent to try the subsequent suit। इन अ कोर्ट का मतलब क्या हुआ कि जो मेरी फॉर्मर वाली कोर्ट है दैट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई दी सब्सिक्वेंट सूट। और ये जो कॉम्पिटेंसी की बात हो रही है, कौन कौन सी हो रही है यहाँ पे, सिर्फ पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन प्लस सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, दो ही तरह की कॉम्पिटेंसी यहाँ पे कवर हो रही है।
टेरिटोरियल वाली कवर नहीं हो रही, उसको नोट में लिख लेना, नोट। नहीं, बाई चांस, बाय मिस्टेक बोल दिया होगा, अगर बोला टेरिटोरियल कवर नहीं हो रही। हाँ, नहीं नहीं, वो अलग चीज थी, आज मैंने कब बोला ये चीज कि नहीं हो रही कवर? बाई चांस निकल गया होगा मुंह से, बट एग्जाम्पल भी मैंने वही तो दिया ना आपको, कि अगर लुधियाना में है तो लुधियाना में है ना, वो दिया आपको एग्जाम्पल वगैरह। टेरिटोरियल कवर नहीं हो रही है, ये दोनों कवर हो रही है। हमने वो अलग चीज किया था, जो सब्जेक्ट मैटर का हम पढ़ रहे थे ना, वो वॉइड वगैरह हमने डिक्रीज वगैरह का पढ़ा हुआ है। हाँ, नहीं कवर हो रही, टेरिटोरियल कवर नहीं हो रही। अभी लिखिए, क्लियर हो जाएगा आपको, नोट में लिखिए, टेरिटोरियल jurisdiction is not covered। टेरिटोरियल jurisdiction, ऐसे तो जो आप कह रहे हो ना, अगर मैंने बाई चांस बहुत पहले लिखवाया है सब्जेक्ट मैटर कवर नहीं हो रहा, नहीं नहीं, टेरिटोरियल लिखवाया है। मुझे ये जरूर याद आ रहा है, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड मैंने कोई चीज़ आपको लिखवाई हुई है। अभी उसके ऊपर भी आऊंगा कि सब्जेक्ट मैटर की दो सिचुएशंस बनती है, एक सिचुएशन में वो कवर नहीं होगी, एक में कवर होगी, बट अभी कंफ्यूज मत हो उसमें, जब देखेंगे सब्जेक्ट मैटर तब देखेंगे उसको, है ना। अभी सिर्फ हम ये लिख रहे हैं कि सब्जेक्ट मैटर और पिक्यूनरी को कवर कर रहा है, ठीक है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इज नॉट कवर्ड अंडर रेस जुडिकाटा, देयरफॉर देयरफॉर competency of former court to be seen, therefore competency of former court to be seen regarding pecuniary jurisdiction and subject matter jurisdiction। पूरा लिखना, आप शॉर्ट में मत लिखना। इसमें लिखना subsequent court, subsequent court में लिखना it is implicit, it is implicit that प्रेजेंट कोर्ट, सब्सिक्वेंट कोर्ट कौन सी है, प्रेजेंट कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई द प्रेजेंट सूट। जो प्रेजेंट सूट है, प्रेजेंट कोर्ट तो कॉम्पिटेंट ही है उसको ट्राई करने के लिए, हम ये मान के चल रहे हैं, इम्प्लिसिट है ये, उसकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं है, कॉम्पिटेंसी फॉर्मर कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। देयरफॉर ओनली कॉम्पिटेंसी ऑफ फॉर्मर कोर्ट इज टू बी सीन। सिर्फ फॉर्मर कोर्ट की कॉम्पिटेंसी हमें यहाँ पे देखनी है। एग्जाम्पल लिखना, किस तरह से देखनी है वो लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ऑन 1 जनवरी 2015 A filed suit 1 on B against B। ये चलता है कोर्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन, कोर्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास। मैटर हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। ये मैटर हमने सुना और पूरी तरह से जज साहब ने, सिविल जज जूनियर डिवीजन वालों ने डिसाइड भी कर दिया। फिर लिखना सब्सिक्वेंटली
subsequently on 1st of August 2025. 1st of August 2025, A filed another suit against B. This is suit number second against B. Now, question: on which court, on which date, on which date competency will be seen? Question mark. And second question: on which, of which court, of which कोर्ट, किस कोर्ट की कॉम्पिटेंसी देखनी है ये तो आपको पता ही है। कौन सी कोर्ट की देखेंगे? फॉर्मर कोर्ट की ना, तो यहाँ लिखना फॉर्मर, फॉर्मर कोर्ट। कौन सी डेट को? 1 जनवरी 2015 था पहले वाला सूट, 2015। तो 1 जनवरी 2015 को देखेंगे हम कि ये जो फॉर्मर कोर्ट है, दैट इज सिविल जज जूनियर डिवीजन, कि क्या ये कॉम्पिटेंट थी या नहीं थी। इसमें लिखना दैट इज इफ ऑन 1st of January 2015 the subsequent suit dated, dated क्या डेट है subsequent की? 1st of August 2025. Subsequent suit dated this would have been filed then could civil judge junior division had tried that suit, had tried that suit। आप समझ रहे हो? हमें आज मैं सूट लेके आ रहा हूँ, 10 साल पहले भी सूट फाइल किया था, तो जब कॉम्पिटेंसी देख रहा हूँ ना, मैं ये देखूंगा आज वाले सूट की 10 साल पहले अगर मैंने वहां फाइल किया होता तो क्या वो कोर्ट कॉम्पिटेंट थी उस इशू को डिसाइड करने के लिए या नहीं थी। क्योंकि क्या होता है ना, कई बारी जैसे सपोज फैमिली कोर्ट्स एक्ट है हमारा, जब तक फैमिली कोर्ट्स एक्ट नहीं आया था तब तक तो नीचे की कोर्ट्स में ही चल रहा था वो, कोई स्पेसिफिक डिवीजन नहीं थी। तो जब बाकी की कोर्ट्स उसको, या ऐसे कह लीजिए एसआरए की अमेंडमेंट नहीं आई 2018 वाली, तो उससे पहले तो कोई स्पेशल कोर्ट नहीं थी उसके लिए, तो वो दूसरी कोर्ट में ही चल रहा था। समझ रहे हो? तो जो फैमिली वाले मैटर्स अगर सिविल जज जूनियर डिवीजन ने पहले डिसाइड कर दिए फैमिली कोर्ट्स एक्ट आने के पहले, और जो दूसरा केस डाला जा रहा है वो डाला जा रहा है फैमिली कोर्ट में, क्योंकि अब तो आज की डेट में डाला जा रहा है, तो हमें ये देखना है कि जो आज मैटर हम डाल रहे हैं, आज तो सिविल जज जूनियर डिवीजन फैमिली मैटर को नहीं देख सकता ना, बट उस समय पे क्या वो कॉम्पिटेंट था जब फर्स्ट केस में उसके पास डाला गया था, ये चीज चेक करनी है। बैक डेट से हमें उसको चेक करना है, था तो वहीं क्यों नहीं डाला, आज की उसका सूट हम अलग से लेके आ रहे। 1 मिनट दीजिए, इसमें लिखिए आगे, इफ यस, इफ यस रेस जुडिकाटा विल बी एप्लीकेबल। ब्रैकेट्स में लिखना एज्यूमिंग अदर कंडीशंस फुलफिल्ड। जो बाकी की 5 कंडीशंस रहेगी एज्यूम कर रहे हैं कि वो फुलफिल हो जाएगी, हो रही है। इफ नो, इफ नो रेस जुडिकाटा
विल नॉट अप्लाई, रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई। मतलब मैंने फर्स्ट सूट डाला सपोज 2005 में, सेकंड सूट डाल रहा हूँ 2024 में, तो ये जो 24 वाला सूट है मैं ये चेक करूंगा कि जो 2005 में सूट डिसाइड हुआ था, अगर मैंने ये सेकंड वाला सूट उसी कोर्ट में डाला होता तो क्या वो कोर्ट कॉम्पिटेंट थी उसको डिसाइड करने के लिए। अगर वो कोर्ट कॉम्पिटेंट थी, आंसर यस आ रहा है हमारे पास, तो सेकंड सूट क्या हो जाएगा, बार्ड बाय रेस जुडिकाटा। मान के चल रहे बाकी कंडीशन फुलफिल हो रही है, सेम पार्टी मैटर इन इशू सब कुछ सेम है, मान के चल रहे हैं। बट अगर उस समय वो कोर्ट ही कॉम्पिटेंट नहीं थी जो आज मैं लेके आ रहा हूँ सूट उसको डिसाइड करने के लिए, तब फिर रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। अब बताइए क्या करें आप। हाँ, हम्म, आते आते इसके ऊपर भी आ रहे हैं, मैं समझ गया आपका पॉइंट जो पूछने जा रहे हो। अभी उसके ऊपर हम आए नहीं, पिक्यूनरी के ऊपर डिटेल में लिखवाऊंगा ना, तब विद एग्जाम्पल मैं आपको लिखवाता हूँ उसके ऊपर। हम अभी सिर्फ बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि सपोज करो कि 2004 में जब मैंने केस फाइल किया सिविल जज जूनियर डिवीजन में, मैटर क्या था, फैमिली मैटर, फैमिली मैटर। बट आज 2025 में जो वो फैमिली मैटर है वो चलता होता है फैमिली कोर्ट में। वो फैमिली कोर्ट किसकी होती है, एडीजे साहब की होती है। तो उस समय सिविल जज जूनियर डिवीजन में चलते थे, इससे भी पुरानी बात है, मान के चलते हैं 84 का एक्ट है, तो मान के चलिए 1980 में डाला था ये केस, फैमिली कोर्ट एक्ट आने से पहले। तब तो ये कोर्ट कॉम्पिटेंट थी उसको ट्राई करने के लिए। आज जो मैं सेम ही चीज डाल रहा हूं यहाँ पे, आज ये वाली कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है एट प्रेजेंट उसको डिसाइड करने के लिए। सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन ही फैमिली कोर्ट के पास आ रखी है। बट आज का थोड़ा ना देखना है, आज का सिर्फ हमें सूट उठाना है और देखना है कि कॉम्पिटेंसी उस समय 1980 में उस कोर्ट के पास थी या नहीं थी। अगर उस समय वो कोर्ट कॉम्पिटेंट थी तो फिर बार्ड बाय रेस जुडिकाटा, ये चीज समझने वाली है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इसमें। हेडिंग बनाइए, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। दो तरह की जुरिस्डिक्शन कवर हो रही है ना, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन एंड सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। पिक्यूनरी मीनिंग तो समझ गए हो, बट वैसे लिखिए, सपोज सपोज कोर्ट्स पिक्यूनरी jurisdiction is सिविल जज जूनियर डिवीजन, या सिविल जज ही लिख लो बस, सिविल जज की है, मान के चलते हैं इक्वल्स टू और लेस देन 20 लाख। डिस्ट्रिक्ट जज वैसे अलग अलग होती है, सिविल जज जूनियर डिवीजन की अलग होती है, सीनियर डिवीजन की अलग होती है, एडीजे डिस्ट्रिक्ट जज की अलग होगी, हाई कोर्ट की अलग होगी। डिसाइड कौन कर रहा है, हाई कोर्ट कर रहा है, हाई कोर्ट की तो इनहेरेंट ही होती है वैसे। अब इनमें जो डिसाइड की हुई है ये तो मैंने वैसे मैक्सिमम लिखा दिया, दिल्ली साइड में रहती है इतनी इतनी जुरिस्डिक्शन, बट हर स्टेट में अलग अलग होता है। अगर आप यहाँ के सिविल जज हो सकता है आपके पास 10 लाख की जुरिस्डिक्शन हो, कहीं और की हो सकता है 20 की हो सकता है 5 की हो, तो वो हाई कोर्ट ने जो नोटिफाई किया होगा उतनी जुरिस्डिक्शन आपकी रहने वाली है। अब डिस्ट्रिक्ट जज की मान के चल रहे हैं यहाँ पे जुरिस्डिक्शन है ग्रेटर देन 20 लाख बट लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़, यानी कि अप टू 2 करोड़। हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, मान के चल रहे हैं ग्रेटर देन 2 CR, 2 करोड़ से ज्यादा जितने भी केसेस होंगे वो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। नाउ सिचुएशन वन अभी हमने जुरिस्डिक्शन एज्यूम की है ताकि हम एग्जांपल से उसको रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। लैक ऑफ पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, लैक ऑफ पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, इसमें लिखिए फॉर एग्जांपल ए फाइल्ड सूट अगेंस्ट बी, दिस इज सूट 1,
सूट फाइल किया इन्होंने इन 2018 में वैल्यू ऑफ सूट इज इक्वल टू 18 लाख। वैल्यू ऑफ सूट कितना है? 18 लाख। इसमें लिखिए सपोज कोई प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा था, उसकी वैल्यू है 18 लाख। हेयर सूट कैन बी फाइल्ड इन दी, कहाँ फाइल किया जा सकता है? कोर्ट ऑफ सिविल जज। सिविल जज की कोर्ट में हम फाइल कर देंगे। फिर लिखना सपोज फाइल भी हुआ, सूट इज हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। फाइल भी किया, सुना और डिसाइड भी हो गया। डिसाइडेड द सूट इन 2020। 2018 में फाइल किया, 2020 में मान के चल रहे हैं वो डिसाइड हो गया। ब्रैकेट्स में लिखना कोर्ट डिसमिस्ड द सूट ऑन मेरिट्स। रिलीफ नहीं दिया और उसका सूट जो है वो मेरिट्स पे डिसमिस हो गया कि नहीं बनता रिलीफ। नाउ अगेन ए फाइल्ड सूट ऑन बी बट दिस इज सूट सेकंड। वो सूट 1 था ऊपर वाला, सूट सेकंड फाइल किया इन 2025 फॉर द सेम हाउस। जो ऊपर प्रॉपर्टी था उसी प्रॉपर्टी के लिए सूट फाइल कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ हाउस इज इंक्रीज्ड। सपोज अब हो गई है वो 30 लाख। प्रॉपर्टी की तो वैल्यू इंक्रीज ही होगी ना, 7 8 10 साल में तो वो कितनी हो जाएगी वैल्यू। तो मान के चल रहे हैं उस समय 18 लाख वैल्यू थी, अभी कितनी होगी है वैल्यू उसकी? 30 लाख वैल्यू हो गई है। इसमें लिखिए ना सूट कैन बी फाइल्ड इन कोर्ट ऑफ, कहाँ फाइल किया जा सकता है सेकंड वाला? डिस्ट्रिक्ट जज। मान के चल रहे हैं उनकी जुरिस्डिक्शन एनहांस नहीं हुई है, उतनी ही है, डिस्ट्रिक्ट जज। नाउ बोथ सूट्स टाइटल पार्टीज, सूट्स टाइटल पार्टीज मैटर इन इशू एटसेट्रा आर सेम, आर सेम। नाउ क्वेश्चन इज was former court competent to try the subsequent suit valued rupees 30 lakh? यही था क्वेश्चन आपका, यही होगा ना? इसमें लिखिए फॉर्मर कोर्ट्स कितनी जुरिस्डिक्शन है उसके पास? कोर्ट्स कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी इज अप टू 20 लाख। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली उसकी जुरिस्डिक्शन कितनी है? 20 लाख। बट प्रेजेंट सूट इज बियॉन्ड द पिक्यूनरी jurisdiction of former court. Present suit is beyond the jurisdiction of former court. इसमें नेक्स्ट लिखना वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई। देखने से तो यही लग रहा है ना, ऑन द फेस ऑफ इट रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई। क्यों? क्योंकि जुरिस्डिक्शन में नहीं आ रहा है। बट इसमें लिखिए आगे
हेडिंग बनाना, इम्प्लीकेशंस ऑफ नॉन एप्लीकेशन ऑफ रेस जुडिकाटा। अगर हम लिटरल उस पे जाएं जो अभी हमने पढ़ा, तब तो रेस जुडिकाटा नहीं लगना चाहिए, बियॉन्ड चले गया उसकी जुरिस्डिक्शन से, बट उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे अगर रेस जुडिकाटा नहीं लगा रहे? अनसर्टेनिटी, वो तो बढ़ती रहेगी कभी ना कभी जुरिस्डिक्शन उसकी वैल्यू, तो आप बार बार सूट लेके आओगे जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती रहेगी। सेकंड, अनजस्ट इनइक्विटेबल, एवरीवन विल डू, क्या होगा इसके बाद? एवरीवन विल वेट फॉर वैल्यू टू इंक्रीज so that it exceeds the former court's pecuniary competency. Then file subsequent suit again because res judicata will not apply। तो हर कोई यही करने लग जाएगा कि रेस जुडिकाटा तो लगेगा ही नहीं, तो हम दोबारा सूट फाइल कर लेते हैं। तो इसमें लिखिए अब नोट, दिस डिफीट्स द वेरी पर्पस oblique this defeats very purpose oblique jurisprudential essence jurisprudential essence of res judicata। रेस जुडिकाटा का सेंस यही तो है ना कि कन्फ्लिक्ट ना आए जजमेंट्स में, फाइनलिटी ऑफ जजमेंट, रीलिटिगेशन नहीं होनी चाहिए, तो उसका तो पर्पस ही डिफीट हो रहा है अगर हम बिल्कुल लिटरल इंटरप्रिटेशन पे वहां पे जा रहे हैं। देयरफॉर इसमें लिखना, देयरफॉर टू रिजॉल्व द एनॉमली एक्सप्लेनेशन 8, मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि एक्सप्लेनेशन 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस अनक्लियरिटी को या जो ये प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए एक्सप्लेनेशन 8 टू सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी was added in the year 1976। 1976 की अमेंडमेंट अपने आप में अच्छी अमेंडमेंट थी, जिसमें हमने डिक्री के टाइम पे भी किया था, जब याद हो आपको, है ना, डिक्री हम पढ़ रहे थे तब भी हमने इस अमेंडमेंट को पढ़ा। एक्सप्लेनेशन 8 हमने यहाँ पे लेके आए। अब ये एक्सप्लेनेशन 8 क्या बात कर रहा है पहले वो लिखिए, इसमें लिखिए एक्सप्लेनेशन 8। आपको ना एग्जाम में प्रोपोजिशन बेस्ड इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उसमें पहले जुरिस्डिक्शन बताओगे कौन कौन सी कवर हो रही है, एक्सप्लेन करोगे पेक्यूनरी वाले को, इसका ऑब्जेक्ट बताते हुए इसी से फ्लो में आपने एक्सप्लेनेशन 8 को मेनली वहां पे हाईलाइट करना है। ठीक है, इसमें लिखिए दो टर्म्ड एज एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन 8 दो टर्म्ड एज एक्सप्लेनेशन, इट इज अ सेविंग क्लॉज, sometimes it is called as an exception। भले इसको लिखा है कि एक्सप्लेन कर रहा है, बट इट इज
टर्म्ड एज एन एक्सेप्शन कि देखो पिक्यूनरी से बाहर हो रहा है फिर भी इसको एक्सेप्शन में हम कवर कर रहे हैं। क्या है ये लिमिटेड जुरिस्डिक्शन, उसके ऊपर भी आते हैं अभी। इसमें लिखिए कोर्ट ऑफ लिमिटेड jurisdiction. Court of limited jurisdiction means former court. जब अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन 8 पढ़ाऊंगा ना, वहां पे असेंस किया बार बार उसने यूज किया है कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन। जो कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन को वो रेफर कर रहा है, वो रेफर कर रहा है फॉर्मर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को। ठीक है, इसमें लिखिए देयरफॉर therefore as per explanation 8, if former court is incompetent, former court is incompetent to try the subsequent suit, incompetent to try the subsequent suit, res judicata will still apply if it is by reason of limited jurisdiction, by reason of limited jurisdiction of the former court, of the former court. अब ये लिमिटेड जुरिस्डिक्शन पे भी आता हूँ मैं कि क्या होती है लिमिटेड जुरिस्डिक्शन। एक बारी हम रीड आउट कर रहे हैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन 8 को, फिर थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा आपको। एक्सप्लेनेशन 8 देखो, सेक्शन 11 में एक्सप्लेनेशन 8 में हमें लिखा हुआ है एन इशू हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन। कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन यहाँ पे कौन सी वाली कोर्ट की बात हो रही है? फॉर्मर कोर्ट की। आपको लिखवा दिया ये चीज़ मैंने, बेयर पे भी लिख लेना। वो कहते हैं कोई भी इशू सुन लिया, फाइनली डिसाइड कर दिया, किसने डिसाइड किया? फॉर्मर कोर्ट ने, यानी कि कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन कॉम्पिटेंट टू डिसाइड सच इशू, कॉम्पिटेंट टू डिसाइड सच इशू shall operate as res judicata in subsequent suit, very important, notwithstanding that such court of limited jurisdiction was not competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised। यानी कि notwithstanding that की जो वो limited jurisdiction वाली कोर्ट है वो not competent to try था, फिर भी हम कह रहे रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई। यानी कि हमने ये पढ़ा अभी कि कोर्ट जो है, फॉर्मर कोर्ट जो है, फॉर्मर कोर्ट क्या होनी चाहिए? मस्ट बी कॉम्पिटेंट। अगर फॉर्मर कोर्ट कॉम्पिटेंट होगी तो फिर रेस जुडिकाटा विल अप्लाई। फॉर्मर कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है, रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई। इट मीन्स कि इफ फॉर्मर कोर्ट इज नॉट कॉम्पिटेंट, क्या हो जाएगा? रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई। यहां तक क्लियर हो गया? बट दिस रूल हैज वन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है हमारे पास? कि अगर ये जो फॉर्मर कोर्ट है इट इज अ कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन, इट इज अ कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन, देन इट विल बी कवर्ड बाय एक्सेप्शन। कि इवन इफ कि वो कोर्ट क्योंकि लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है ना, तो अगर आज वाले सूट को वो नहीं भी कॉम्पिटेंट है डिसाइड करने के लिए, उस टाइम पे देखना तो उसी टाइम का होता है, बट वैल्यू तो आज ही के लोगे ना आप। जैसे हम कह रहे 30 लाख हो गई है, तो उस समय भी वो 30 लाख को डिसाइड करने के लिए नहीं कॉम्पिटेंट थी, बट दैट कोर्ट इज ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन। अब ये लिमिटेड जुरिस्डिक्शन क्या होती है? नो डाउट इन कंटेक्स्ट ऑफ फॉर्मर कोर्ट की बात हो रही है, बट अगर आपको मीनिंग समझ आ जाएगा लिमिटेड जुरिस्डिक्शन का डिटेल में, तब आपको ये सारा सेक्शन समझ आ जाएगा जो लिखा हुआ है यहाँ पे।
तो हम लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन पहले लिख रहे हैं, फिर वापस इस एक्सप्लेनेशन पे आपको लेके आ रहा हूँ। इसमें लिखिए, इसमें लिखिए, हेडिंग ही बना लेना, लिमिटेड कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन। इसमें लिखना लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन कैन बी, लिमिटेड jurisdiction can be of pecuniary and subject matter। जो ये limited jurisdiction है, it can be pecuniary limited jurisdiction और subject matter limited jurisdiction। pecuniary limited jurisdiction क्या होती है? It is very simple concept। जो सब्जेक्ट मैटर वाली है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको डिटेल में बताना पड़ेगा। पिक्यूनरी लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन मतलब उसकी वैल्यू ही, लिमिट ही उसकी उतनी है, उसको हम कवर नहीं करेंगे। इसमें हम कहेंगे कि फॉर्मर वाली कोर्ट जो है वो इट इज अ कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन। क्यों? क्योंकि पहले उसकी वैल्यू ही 20 लाख तक की है। अब उससे ऊपर अगर क्रॉस हो गया, पहले जो फर्स्ट सूट था वो विद इन वैल्यू था, बट जो सब्सिक्वेंट वाला जो कोर्ट है वो उसकी ज्यूरिसडिक्शन को एक्सीड कर गया, तो जो सब्सिक्वेंट वैल्यू के अकॉर्डिंगली नाउ दिस फॉर्मर कोर्ट इज ऑफ लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन पिक्यूनरी के लिए। तो यहाँ पे तो पिक्यूनरी में लिमिटेड आ रहा है इस एग्जांपल में, बट जब सब्जेक्ट मैटर की बात आएगी वहां थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है। यह समझा दूं पहले या लिखवाते लिखवाते समझाऊं? समझा दूं पहले। देखो सब्जेक्ट मैटर में क्या होता है ना, ये तो समझ आ गया ना आपको। दो कोर्ट हैं हमारे पास, हमारे पास दो कोर्ट हैं। हम कह रहे हैं पहले तो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, और दूसरा सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। दो के केस में लिमिटेड जुरिस्डिक्शन देख रहे हैं कोर्ट की। इसमें तो सिंपल है ना, जो फॉर्मर कोर्ट है उसकी जुरिस्डिक्शन थी 20 लाख, फर्स्ट सूट की वैल्यू थी उस टाइम पे कितनी? 18 लाख। जो सब्सिक्वेंट कोर्ट है उसकी जुरिस्डिक्शन हो सकता है अभी ज्यादा हो, अभी क्योंकि अभी तो है ना वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल किया उसने, बट यहाँ पे अगर उसमें फाइल, इसको तो हम वैसे ही प्रिज्यूम करते हैं ना कि इस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है। हमने तो देखना होता है कि जो अब फाइल किया उसको अभी वाले की वैल्यू कितनी है? 30 लाख। क्या ये जो फॉर्मर कोर्ट है ये कॉम्पिटेंट है? कौन से दिन कॉम्पिटेंट है? जब ये पुराना सूट वहां फाइल किया गया था। यानी कि अगर ये 2004 में फाइल किया गया था तो हमने देखना कि ये 30 लाख की जुरिस्डिक्शन 2004 में ये कोर्ट डिसाइड कर सकती थी या नहीं कर सकती थी। तो जब भी इस पिक्यूनरी की बात आएगी यहाँ पे हमारे पास, जो ये फॉर्मर कोर्ट है इसको हम हमेशा कहेंगे दिस कोर्ट इज ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन कोर्ट। ये नहीं है, सब्सिक्वेंट वाली कोर्ट को हम लिमिटेड जुरिस्डिक्शन नहीं कह रहे हैं, फॉर्मर कोर्ट को इज इक्वल टू लिमिटेड जुरिस्डिक्शन कोर्ट पिक्यूनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ध्यान से देखना, सब्जेक्ट मैटर, सपोज कीजिए एक फैमिली कोर्ट है, एक एसआरए में स्पेशल कोर्ट है, एसआरए में स्पेशल कोर्ट बनाया हुआ है, रेंट एक्ट की कोर्ट है, एनआई की नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कोर्ट है। हालांकि ये तो क्रिमिनल साइड पे चल जाएगा, इसको क्रॉस कर देते हैं, हम सिविल की बात कर रहे हैं ना अभी। तो ये जो कुछ कोर्ट्स हैं ये क्या करेंगी? ये मैटर डिसाइड करेगी सिर्फ इसी से रिलेटेड, ये मैटर डिसाइड करेगी इसी से रिलेटेड। इसके अलावा हमारे पास एक कोर्ट होती है सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट हमारे पास मतलब सिविल कोर्ट की कोई लिमिटेशन नहीं होती है, वो किसी भी मैटर को डिसाइड कर सकता है, बस वो सिविल नेचर का होना चाहिए। यहाँ पे ये सिर्फ इन स्पेसिफिक मैटर्स को डिसाइड करेगी। ये जो कोर्ट है ये सिर्फ सिविल मैटर्स को डिसाइड करेगी, वो किसी भी तरह के हो सकते हैं। अब ये सिविल कोर्ट हम यहाँ ना लिख के यहाँ लिखे अगर सिविल कोर्ट तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज आपको लगेगा ये मैंने सब्सिक्वेंट में लिख दिया। अदरवाइज ये जितने भी कोर्ट्स हैं ना इसमें से ध्यान से सुनना, जो सब्जेक्ट मैटर की लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ इन कोर्ट्स के पास है। सिविल कोर्ट को हम कभी भी नहीं बोलेंगे कि उसके पास लिमिटेड जुरिस्डिक्शन, उसके पास तो अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन है। हमने सिर्फ सब्जेक्ट मैटर में इनको लिमिट किया हुआ है फिक्स कि आप इतना ही कर पाओगे, आप सिर्फ यही मैटर देख पाओगे, आप सिर्फ इसी मैटर को देख पाओगे। तो ये लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है। अगर फॉर्मर वाली जो कोर्ट है इनमें से कोई एक है तो अब हम बोलेंगे कि ये लिमिटेड जुरिस्डिक्शन की कोर्ट है जहां तक सब्जेक्ट मैटर का सवाल है।
बट अगर फॉर्मर वाली कोर्ट जो है वो सिविल कोर्ट थी तो उसको हम कभी भी लिमिटेड जुरिस्डिक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि इन एक्चुअल देखिए ना, लिमिटेड, लिमिटेड मीन्स कम जुरिस्डिक्शन, चाहे पिक्यूनरी की बात आ रही है, चाहे इस सब्जेक्ट मैटर की बात आ रही है, तो यहाँ पे लिमिटेड कोर्ट जजमेंट है, इसके ऊपर भी कोर्ट कहता है कि इन कोर्ट्स की लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है और सिविल कोर्ट की कभी हम लिमिटेड जुरिस्डिक्शन नहीं कह सकते हैं इस कंटेक्स्ट में। एक्सप्लेनेशन 8 को एक्सप्लेन करते हुए, उसकी तो हाँ, उसकी सेक्शन 9 में वाइड है ना जुरिस्डिक्शन, बहुत बड़ी। अभी हमने सेक्शन 9 पढ़ा नहीं तो आप बहुत अच्छे से समझ लेते इस चीज को, बट आप ये समझिए वहां ये लिखा हुआ है ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर, जितने भी सूट्स हैं सिविल नेचर के वी कैन फाइल इन सिविल कोर्ट। तो उसकी तो अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन हुई, लिमिटेड जुरिस्डिक्शन तो इसकी हुई, और यहाँ पे लिमिटेड जुरिस्डिक्शन किसकी हुई, कोर्ट जिसकी कम है वैल्यू। इसमें लिखिए, थोड़ा सा और क्लियर होगा आपको, एक एक बार लिख लीजिए, क्लियर हो जाएगा आपको। सेकंड लिखना, लैक ऑफ सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। हमें लैक ऑफ पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन तो समझ आ गया ना कि वो इसमें माना जाएगा जो फॉर्मर वाली कोर्ट थी उसकी हमेशा उसको लिमिटेड जुरिस्डिक्शन की कोर्ट माना जाएगा, सब्सिक्वेंट को नहीं बोलेंगे, फॉर्मर वाली को। इसी तरह से इसमें लिखिए एग्जांपल्स, रेंट कंट्रोलर कोर्ट, लेबर कोर्ट, फैमिली कोर्ट, इंसॉल्वेंसी कोर्ट, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल, स्पेशल कोर्ट अंडर सेक्शन 20B SRA। ये सभी जो कोर्ट्स हैं ये कौन सी हो जाएंगी, दीज कोर्ट्स आर ऑफ लिमिटेड jurisdiction. These courts are of limited jurisdiction because they can try only specific matters. इनको कहते हैं हम लिमिटेड जुरिस्डिक्शन की कोर्ट, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक मैटर ही ट्राई कर सकते हैं ये। देयरफॉर अ सिविल जज जूनियर डिवीजन कैन नॉट ट्राई फैमिली मैटर्स, लेबर मैटर्स, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एटसेट्रा। तो ये मैटर सिविल जज नहीं ट्राई कर पाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक कोर्ट बना दिए तो वो ही कोर्ट उसको डील करेगी। क्वेश्चन अराइज होगा अब यहाँ पे, कैन यू से अ सिविल जज जूनियर डिवीजन इन द अबव एग्जाम्पल हैज, एग्जाम्पल तो नहीं था ना, इन दी अबव लिख देना, इन दी अबव हैज लिमिटेड जुरिस्डिक्शन, लिमिटेड सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो सिविल जज की कोर्ट है वो लिमिटेड सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन है? इसमें लिखना आंसर में, नो। एज अ सिविल जज जूनियर डिवीजन कैन ट्राई all matters except all matters except those which are dealt
only by the special courts, स्पेशल कोर्ट्स। बाकी जितने भी मैटर्स हैं इन्फिनाइट जुरिसडिक्शन है, सिविल नेचर के होने चाहिए। जो स्पेशल कोर्ट ट्राई करेगा वो तो स्पेशल कोर्ट में ही जाने, उसके अलावा सारे सिविल कोर्ट में चल सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें लिखिए सिंपली बिकॉज, फुल स्टॉप करके नेक्स्ट पैरा में लिखना, सिंपली बिकॉज some matters are reserved for some special courts, some matters are reserved for some special courts, it does not mean, it does not mean civil judge junior division has limited jurisdiction। हम ये नहीं कह सकते कि देखो उनके पास भी तो आपने रिजर्व कर दिए, ये सिर्फ इतना ही मैटर कर रहे हैं, इनकी जुरिस्डिक्शन वाइड है फिर भी, ठीक है। तो लिमिटेड नहीं कह सकते किसी भी पॉइंट से। इंडीड दैट स्पेशल कोर्ट is the court of limited jurisdiction। indeed, दोनों में से अगर हम बात करें किसकी लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है, वो किसकी है, स्पेशल कोर्ट की। दैट स्पेशल कोर्ट हैज द लिमिटेड जुरिस्डिक्शन। इसमें लिखना नेक्स्ट पैरा में, सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स सिविल कोर्ट a very broad jurisdiction to try all civil suits। जब सेक्शन 9 ने उनको बोल दिया टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स, तो इट मीन्स कि वो तो ब्रॉड जुरिस्डिक्शन है, एंड द कोर्ट हैविंग ब्रॉड जुरिस्डिक्शन इज नॉट टू बी सेड एज कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन। उसको लिमिटेड तो आप नहीं कह सकते हो। इसमें लिखिए क्वेश्चन, आप डिसाइड करोगे, मतलब मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ एक आपको। अभी तक हमें ये तो समझ आ गया ना, पिक्यूनरी की बात होगी जब भी, लिमिटेड जुरिस्डिक्शन किसकी होगी, फॉर्मर कोर्ट की, जिसकी अब जुरिस्डिक्शन कम है, ठीक है। और जब सब्जेक्ट मैटर की बात हो रही है, देखना इसमें भी हमें फॉर्मर कोर्ट को ही है, बट वो फॉर्मर कोर्ट कौन सी होनी चाहिए, उनमें से एक, रेंट की कोर्ट हो गई, लेबर कोर्ट हो गई, या उनमें से कोई एक है, तब तो वो फॉर्मर कोर्ट मानी जाएगी लिमिटेड की। बट अगर फॉर्मर कोर्ट है सिविल कोर्ट और वहां पे सब्जेक्ट मैटर की हम बात कर रहे हैं, देन वो कोर्ट लिमिटेड जुरिस्डिक्शन नहीं मानी जाएगी, वो एक्सप्लेनेशन में नहीं कवर होगी, वो जनरल रूल में कवर होगी, ठीक है। अभी मैं करवाता हूँ इसको, सम अप करवाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन लिखिए पहले, अ वाइफ डब्ल्यू फाइल्स अ सूट अगेंस्ट हर हस्बैंड एच अंडर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 in a civil judge court, and the main issue to be determined was whether H has deserted W। इसमें लिखना, this court decided in the court decided in the affirmative। एफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, यस, पॉजिटिव, यानी कि कोर्ट ने पॉजिटिव में डिसाइड किया इसको।
and granted maintenance to W। डिजर्शन का मतलब समझते हो? डिजर्शन मतलब एक की सोसाइटी से विड्रॉ कर लेना बिना किसी रीज़न के। तो उसने सूट फाइल किया कि मेरे हस्बैंड ने मुझे डिजर्ट कर दिया, डिजर्शन किया है मेरे साथ, और मुझे मेंटेनेंस वगैरह भी दी जाए, और कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि हाँ ये डिजर्शन हो रखी है और मेंटेनेंस दे दिया, मतलब एट द एंड। इसमें लिखिए लेटर एच फाइल्ड अ सूट फॉर डिवोर्स अगेंस्ट W। H filed suit for divorce against W on the ground that she had deserted him। अब वो डिवोर्स मांग रहा है हस्बैंड और कहता है कि वाइफ ने डिजर्ट किया मुझे। इसमें लिखना W raised the objection that it was H who had deserted her, and on that issue she claimed res judicata of former suit। Decide the contention of W। Decide the contention of W। ये जो W प्ली ले रही है वो डिसाइड करनी है आपको। समझ आया कि क्या बात हो रही है? देखो ना, रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 किसके ऊपर लगता है? सूट के ऊपर भी लगता है, इश्यूज के ऊपर भी लगता है, दोनों पे लगता है। वो कहती है, वो देखो ना, पहला सूट फाइल किया किसने? वाइफ ने। क्या मांगा हस्बैंड से? मेंटेनेंस मांगा और बोला कि डिजर्शन, और कोर्ट ने कहा कि हाँ डिजर्शन हुई है और मेंटेन, मतलब इशू थे वो दोनों वहां पे। अब सेकंड सूट हस्बैंड फाइल कर रहा है किसके ऊपर? वाइफ के ऊपर फाइल कर रहा है। अब हस्बैंड ने बोला मुझे डिवोर्स दिलवाया जाए, पहली चीज मांग रहा है डिवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ डिजर्शन। तो यहाँ पे फिर से इशू बन गया कि क्या वाइफ ने इसकी डिजर्शन किया है? तो वाइफ ऑब्जेक्शन ले रही है कि मैंने नहीं किया, इसने मेरी डिजर्शन किया था, एंड दिस इशू हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय द फॉर्मर कोर्ट। अब ये फॉर्मर कोर्ट ने जो डिसाइड किया है, सेम सेम चीजें आ रही हैं, सब कुछ बाकी इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो रहे हैं, मान के भी चल रहे हैं, पार्टीज भी सेम है, टाइटल भी सेम है, एवरीथिंग जो है वो सेम चल रहा है। क्वेश्चन सिर्फ एक ही है कि क्या फॉर्मर कोर्ट कॉम्पिटेंट था प्रेजेंट उसको डिसाइड करने के लिए? कॉम्पिटेंसी के ऊपर बात हो रही है। सब्जेक्ट मैटर, लिमिटेड जुरिस्डिक्शन, इस कॉन्सेप्ट को माइंड में लाके 2 मिनट के लिए सोच लो, फिर मैं लिखवाता हूँ इस पे। अपने हिसाब से तो सोचो ना कि क्या बन रहा है, एक बारी मैं तो लिखवा ही दूंगा। जो अभी थोड़ा बहुत आपको लिखवाया उस पर सोच के देखो एक बारी। कैसे सोचोगे इसके ऊपर लिख ही लीजिए, चलो आप लिखिए। इसमें देखो कैसे सोचना है आपको, जब भी कॉम्पिटेंसी का आएगा ना, जैसे आपको बाकी के इश्यूज मैंने बताए पहले कि सेम टाइटल है तो कैसे स्टेप्स लिखवाए थे आपको कि टाइटल देखना है तो पहले सब्जेक्ट मैटर देखना है सेम है, फिर वहां से देखोगे किस कैपेसिटी में ओनरशिप कर रहा है, ऐसे ही इसमें लिखिए आप। एज्यूम करते हैं हम इसमें, ठीक है, आंसर में। एज्यूमिंग दैट all other conditions of res judicata except
कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट आर फुलफिल्ड। एग्जाम में मत ऐसे एज्यूम करने लग जाना, मैं तो सिर्फ समझाना ही आपको कॉम्पिटेंसी चाह रहा हूँ, इसलिए उसको एज्यूम कर रहे हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा तो बताना पड़ेगा आपको कौन सा फुलफिल हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। आप ये समझो, इतना पढ़ने के बाद 7th 8th क्लास है तभी भी हमें इतनी कंफ्यूजन होती है कि अरे रेस जुडिकाटा लगेगा या नहीं लगेगा। अगर ये डिटेल में ना कर रहे होते तो वो उम्र भर के लिए कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन थी। सच बता रहा हूँ मैं आपको। जब लास्ट में मैं समराइज कर दूंगा ना सारी चीजें और आप एक बार रिवाइज कर लोगे सबको, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी तो हम ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, इसलिए ऑन गोइंग में तो रहेगी रहेगी वो प्रॉब्लम। इसमें लिखिए स्टेप 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1, सिविल जज जूनियर डिवीजन कैन नॉट ट्राई डिवोर्स पिटिशन। स्टेप 2, सिविल जज जूनियर डिवीजन नॉट अ कोर्ट ऑफ लिमिटेड jurisdiction। स्टेप 3, explanation said res judicata applied on court of limited jurisdiction, hence res judicata will not apply। res judicata will not apply, बट इसमें लिखिए आगे civil judge is not a court of limited jurisdiction। ये याद रखना है आपको हमेशा, सिविल जज इज नेवर अ कोर्ट ऑफ लिमिटेड jurisdiction। ब्रैकेट्स में लिखना इन केस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर jurisdiction के केस में सिविल जज की जो कोर्ट होगी इट इज नेवर अ कोर्ट ऑफ लिमिटेड jurisdiction। ब्रैकेट्स में लिखना लिमिटेड jurisdiction is only with स्पेशल कोर्ट। लिमिटेड jurisdiction किसकी होगी हमेशा, दैट स्पेशल कोर्ट की। सब्जेक्ट मैटर के केस में बात हो रहा है। नाउ अब फैक्ट्स पे आ रहे हैं, उसको रिलेट कर रहा हूँ मैं कि क्या लिखवाया आपको। फॉर्मर सूट में क्या था, ये तो मैंने सिर्फ बताए हैं आपको कि देखो सिविल जज जो जूनियर डिवीजन है वो तो डिवोर्स पिटीशन नहीं सुन सकता, फैमिली कोर्ट में जाएगी वो, ठीक है। और सिविल जज जूनियर डिवीजन अभी हमने पढ़ा लिमिटेड कोर्ट नहीं बोलते होते उसको। आंसर नहीं है, अभी हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं डिटेल में। अब लिखिए इसमें फॉर्मर सूट में लिखिए पहला सूट क्या था, डब्ल्यू वर्सेस एच। सूट 1 था ये, कहाँ चला, सिविल जज के पास। क्या मांगा था, मेंटेनेंस अंडर हिंदू मैरिज एंड हिंदू अडॉप्शन एंड मैरिज एक्ट। इशू क्या था, एच डिजर्टेड डब्ल्यू। क्या डिसाइड किया इन्होंने, बाकी भी इशू बने होंगे, मैं सिर्फ एक ही इशू उठा रहा हूँ जो हमारे लिए रेलिवेंट है यहाँ पे। इन्होंने बोला यस, यही डिसाइड किया कि एच ने डिजर्शन किया है। सब्सिक्वेंट सूट, ये हमारे पास आया एच वर्सेस, सूट सेकंड हो जाएगा। डब्ल्यू ये कहाँ फाइल किया, फैमिली कोर्ट में। किस चीज़ के लिए, डिवोर्स के लिए। नाउ इशू लिखिए, क्या कह रहे हो।
हम कह रहे हैं कि अभी तो एट प्रेजेंट तो फैमिली कोर्ट में ही जाएगा ना, मान के चल रहे हैं उस चीज़ को, एज्यूम कर लिया। इशू लिखिए। इस वाले केस में इशू क्या होगा हमारे पास, वेदर एच डिजर्टेड, नहीं वेदर डब्ल्यू डिजर्टेड एच, वेदर डब्ल्यू डिजर्टेड एच दिस इशू, कंटेंशन क्या है उसकी, कंटेंशन है दिस इशू heard and finally decided in former suit, in former suit। क्या डिसाइड किया, दैट इज who deserted, who deserted। now W claims res judicata on that issue, W res judicata क्लेम कर रही है। अदर कंडीशंस फुलफिल्ड है, बाकी कंडीशन फुलफिल्ड है, प्रिज्यूम किया हुआ है हमने ये, एक्सेप्ट कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट, कोर्ट की कॉम्पिटेंसी के अलावा बाकी की कंडीशन जो हो रही हैं फुलफिल हो रहे हैं। नाउ हाउ टू चेक कॉम्पिटेंसी, हाउ टू चेक कॉम्पिटेंसी, स्टेप 1 लिखना है इसमें। सेक्शन 11 में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, फॉर्मर कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सब्सिक्वेंट सूट ऑब्लिक इशू। फॉर्मर कोर्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए सब्सिक्वेंट सूट और इशू को डिसाइड करने के लिए, यही लिखा हुआ है वहाँ पे। इस अब यहाँ पे देखें, आंसर टू अबव इफ यस, अगर आता है कि हाँ वो कॉम्पिटेंट था उसको ट्राई करने के लिए, दैट यस आता है अगर उसको, यानी कि दैट इज फॉर्मर कोर्ट वाज कॉम्पिटेंट। अगर इसका आंसर यस आता है तब क्या होगा, रेस जुडिकाटा विल अप्लाई, रेस जुडिकाटा विल अप्लाई। बट अगर इसका आंसर आता है इफ आंसर टू अबव इज नो, नो मतलब दैट इज फॉर्मर कोर्ट इनकॉम्पिटेंट, फॉर्मर कोर्ट इनकॉम्पिटेंट, तब क्या होगा, रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई। क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर सकता था तो सेकंड सूट तो आ ही सकता है फिर उसके लिए, यहाँ तक तो समझ गए हो आप, है ना। इसमें लिखिए बट, इस सेकंड वाले के साथ लिख रहे हैं हम, एरो बना के लिख लेना यहाँ पे भले, बट इन सच सिचुएशन वी नीड टू रीड सेक्शन 11। जब भी वो इनकॉम्पिटेंट होगी ना फॉर्मर वाली कोर्ट, ठीक है, तो हमें हमेशा देखना पड़ेगा इन सच वी रीड सेक्शन, नहीं वी नीड टू रीड सेक्शन, वी नीड टू रीड सेक्शन 11 विद explanation 8, that is limited jurisdiction। इसके साथ हमें हमेशा पढ़ना पड़ेगा if, इसमें लिखना if limited jurisdiction is the reason for incompetency, res judicata will apply, otherwise
नॉट, अदरवाइज नॉट। यानी कि अगर उसका रीजन क्या है इनकॉम्पिटेंसी का, दैट रीजन इज लिमिटेड जुरिस्डिक्शन। समझे या डायग्राम सा बना के बताऊं? नहीं आया समझ? देखो ना, हम ये बात कर रहे हैं कि उसमें तो यही लिखा है ना, जो सेक्शन 11 है क्या लिखा है कि फॉर्मर कोर्ट की कॉम्पिटेंसी चेक करनी है। अब इसका आंसर दो ही हो सकता है हमारे पास, या तो कॉम्पिटेंट होगा फॉर्मर कोर्ट, देखो ना फॉर्मर कोर्ट की मुझे कॉम्पिटेंसी इसके आगे लिख लो आप, या तो ऐसे लाइक हमें चेक करना है, रफ है ये सिर्फ, हमें फॉर्मर कोर्ट की कॉम्पिटेंसी चेक करनी है। दो सिचुएशन हो सकती है, या तो ये क्या होगा कॉम्पिटेंट होगा, या फिर ये इनकॉम्पिटेंट होगा। दोनों में से एक ही चीज होगी ना। अगर फॉर्मर वाला कोर्ट कॉम्पिटेंट है, किस चीज के लिए कॉम्पिटेंट? प्रेजेंट वाले सूट को डिसाइड करने के लिए। अगर ये कॉम्पिटेंट है तब तो रेस जुडिकाटा लग ही रहा है ना, फिर तो कोई डाउट ही नहीं है, सेक्शन 11 स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको कवर कर रहा है ना, तो कोई डाउट ही नहीं है, नो डाउट, यानी कि रेस जुडिकाटा विल अप्लाई। सेकंड सूट क्या हो जाएगा? बार हो जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ पे है? जब फॉर्मर कोर्ट क्या है इनकॉम्पिटेंट है, तब हमें चेक करना पड़ेगा, चेक इफ द इनकॉम्पिटेंसी इज ड्यू टू लिमिटेड जुरिस्डिक्शन। क्या ये जो इनकॉम्पिटेंसी आ रही है उसकी वो लिमिटेड जुरिस्डिक्शन के कारण से आ रही है? अगर इसके भी दो आंसर हो सकते हैं। अगर इसका आंसर आता है मेरे पास नो, तब क्या होगा? तब रेस जुडिकाटा विल अप्लाई। और अगर इसका आंसर आता है मेरे पास यस, यानी कि उसकी जो, नहीं उल्टा लिख दिया हमने है ना, अगर उसका आंसर आता है मेरे पास यस, तब क्या हो जाएगा? भले ही वो इनकॉम्पिटेंट है, स्टिल रेस जुडिकाटा विल अप्लाई, स्टिल रेस जुडिकाटा विल अप्लाई, क्योंकि वो लिमिटेड कोर्ट जुरिस्डिक्शन है, मान के चलेंगे वो इनकॉम्पिटेंट को भी कॉम्पिटेंट मान के चल रहे हैं वहां पे। बट अगर वो आंसर आता है नो, यानी कि फॉर्मर कोर्ट लिमिटेड जुरिस्डिक्शन की वजह से इनकॉम्पिटेंट है, आंसर आता है नो, तब तो फिर अब वाले पे रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो कोर्ट ही इनकॉम्पिटेंट है। कॉम्पिटेंट होगी तभी तो रेस जुडिकाटा लगाओगे ना। आप ये कहिए, जब फॉर्मर कोर्ट कॉम्पिटेंट है रेस जुडिकाटा विल अप्लाई, जब फॉर्मर कोर्ट इनकॉम्पिटेंट है जनरल रूल कहता है रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई। एक्सेप्शन क्या कह रही है उसमें कि क्या वो इनकॉम्पिटेंसी लिमिटेड जुरिस्डिक्शन की वजह से है। अगर वो लिमिटेड जुरिस्डिक्शन की वजह से इनकॉम्पिटेंट भी है तभी भी मान रहे हैं उसको कि दैट इज डीम्ड कॉम्पिटेंट, और अगर वो डीम्ड कॉम्पिटेंट हो गया अगेन रेस जुडिकाटा विल अप्लाई। और अगर उसकी इनकॉम्पिटेंसी अदर रीजन से, यानी कि एक्सप्लेनेशन 8 में भी कवर नहीं हो रहा, फिर तो रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा, फिर सब्सिक्वेंट सूट आप लेके आ सकते हो। समझ गए? अब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, जुरिस्डिक्शन ऐसा ही है अब। नहीं आप देखो चलो सेक्शन 11 मुझे बताता है कि फॉर्मर कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट। यहां तक तो क्लियर होगा कि फॉर्मर कोर्ट कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। अगर फॉर्मर कोर्ट कॉम्पिटेंट है तो ये असेंशियल फुलफिल हो गई। फुलफिल होने का मतलब है हम मान के चल रहे हैं बाकी एसेंशियल भी पूरी हो गई है, सेक्शन 11 की कंडीशन फुलफिल है, और जब सेक्शन 11 फुलफिल हो जाता है तो रेस जुडिकाटा लगता होता है। तो जब फॉर्मर कोर्ट कॉम्पिटेंट है तब रेस जुडिकाटा लगना ही लगना है। अब इफ जब फॉर्मर कोर्ट कॉम्पिटेंट है ना, फिर कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं, फिर एक्सप्लेनेशन पे हमें नहीं जाना है। जो एक्सप्लेनेशन 8 है वो मुझे कब देखनी है? इफ फॉर्मर कोर्ट इज इनकॉम्पिटेंट, तब मुझे देखना है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं एक्सप्लेनेशन 8 पे जाऊंगा, यानी कि मुझे देखना है कि ये जो इनकॉम्पिटेंसी है व्हाट इज द रीजन फॉर दिस इनकॉम्पिटेंसी। अगर इसका रीजन है लिमिटेड जुरिस्डिक्शन, लिमिटेड जुरिस्डिक्शन, लिमिटेड जुरिस्डिक्शन क्या होती है? पिक्यूनरी में समझ आ गया, सब्जेक्ट मैटर में समझ आ गया। तो अगर ये इनकॉम्पिटेंसी लिमिटेड जुरिस्डिक्शन की वजह से है तो
एक्सप्लेनेशन 8 क्या कह रहा है? इट इज नो इनकॉम्पिटेंसी। इसको इनकॉम्पिटेंट ही मान के चल रहे हैं हम, फिर भी मान के चलेंगे कि ये इनकॉम्पिटेंट होते हुए भी वो कॉम्पिटेंट है, क्योंकि लिमिटेड जुरिसडिक्शन इज नो इनकॉम्पिटेंसी, और रेस जुडिकाटा विल अप्लाई, जनरल उसमें चले जाएगा। बट अगर ये इनकॉम्पिटेंसी अदर रीजंस के कारण से है, मतलब नॉट बिकॉज ऑफ लिमिटेड जुरिसडिक्शन, अदरवाइज इनकॉम्पिटेंट है, फिर रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। उस सिचुएशन में रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। नहीं अभी भी? हाँ हाँ, फॉर्मर कोर्ट की देखनी है हमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। लिमिटेड का मतलब समझो ना, ये तो बिल्कुल जनरल इंग्लिश है कि लिमिट किया हुआ है आपको। यू कैन नॉट डिसाइड द मैटर्स बियॉन्ड 20 लाख, पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन लिमिटेड टू 20 लाख। You cannot decide the matters other than rent matters, other than SRA वाले matters. तो your jurisdiction is limited with respect to subject matters. But civil court is never said to be court of limited jurisdiction. क्यों? civil court की तो jurisdiction बहुत ज़्यादा है, वास्ट है। सेक्शन 9 जब हम पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर डिसाइड करेगा वो। ऑल मतलब ऑल, सारे, तो उसकी तो लिमिटेड नहीं हुई, उसकी तो वाइडर जुरिसडिक्शन हुआ। तो सिविल कोर्ट इज नेवर लिमिटेड कोर्ट ऑफ जुरिसडिक्शन। हमें ये चेक करना है कि जो कोर्ट है, फॉर्मर वाली कोर्ट, सब्सिक्वेंट वाली नहीं, फॉर्मर वाली कोर्ट लिमिट कॉम्पिटेंट है या नहीं है आज वाले मैटर को डिसाइड करने के लिए। आंसर आता है यस, तो वहीं खत्म, एक्सप्लेनेशन पे जाना ही नहीं है। बट अगर आंसर आता है नो, यानी कि फॉर्मर कोर्ट इनकॉम्पिटेंट है, तो फिर एक बारी के लिए रुक जाना है, वहां पे एक्सप्लेनेशन चेक करनी पड़ेगी हर सिचुएशन में। अगर वो इनकॉम्पिटेंसी इज बिकॉज ऑफ लिमिटेड जुरिसडिक्शन, जैसे कि वो 18 लाख वाला हुआ था, तब भी मान के चल रहे थे ना हम उसको कि वो कॉम्पिटेंट है, उसको ट्राई करने के लिए, और रेज्यूडी काटा लगेगा। तो अगर वो इनकॉम्पिटेंसी फॉर्मर कोर्ट की लिमिटेड जुरिसडिक्शन की वजह से है, दैट इज डीम्ड कॉम्पिटेंट, इट इज नो इनकॉम्पिटेंसी। और अगर वो कॉम्पिटेंट है तो रेज्यूडी काटा विल अप्लाई। बट अगर वो इनकॉम्पिटेंसी अदर रीजंस के कारण से है, फिर रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। सब्सिक्वेंट सूट इज नॉट बार्ड। इसको लिख के रख लेना शॉर्ट में अपने हिसाब से, मैंने तो ऐसे बना दिया, बट अपने हिसाब से लिख के रख लेना। अभी भी नहीं क्लियर तो बताओ, फिर थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। अदर्स में कुछ भी कह लो ना। अदर्स में सोचो कि ये जो फॉर्मर कोर्ट है, मान के चलते हैं, टेरिटोरियल नहीं, दोनों आ जाएंगी, पिक्यूनरी भी और टेरिटोरियल भी। सॉरी, टेरिटोरियल नहीं, सब्जेक्ट मैटर भी। पिक्यूनरी तो आप यहाँ पे सोचो कि सपोज जो ये फॉर्मर कोर्ट है, इट इज अ कोर्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन। जो प्रेजेंट मैटर है, सिविल जज जूनियर डिवीजन इज इनकॉम्पिटेंट, उसको नहीं डिसाइड कर सकता। अब हम क्या देखेंगे वहां पे कि जो ये फॉर्मर वाली कोर्ट है, अब सिविल जज जूनियर डिवीजन जो है, जो अभी वाला ही केस ले लो ना आप, डिवोर्स की पिटिशन फाइल किया, कहाँ होनी चाहिए थी? फैमिली कोर्ट में। फैमिली कोर्ट में ही किया मान के चल रहे हैं। बट हम क्या देख रहे हैं, देखो सिविल जज जूनियर डिवीजन मेंटेनेंस वगैरह उस समय डिसाइड करते थे, मान के चल रहे हैं 1980 की बात है। नहीं, सिविल जज, आपको ये चीज तो क्लियर होगी ना कि जो सिविल जज जूनियर डिवीजन है, इट इज नॉट नेवर अ कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिसडिक्शन। तो जब सिविल जज की कोर्ट, ये अदर रीजंस में आ जाएगा ना कि सब्जेक्ट मैटर की जब बात हो रही है तो ये लिमिटेड जुरिसडिक्शन की कोर्ट नहीं है। अगर ये वाली फॉर्मर कोर्ट है और ये इनकॉम्पिटेंट है, तो ये लिमिटेड में कवर नहीं हो रही, यानी कि अदर में चले जाएगा वो। यानी कि अदर भी मत लिखो, आप लिखो कवर्ड बाय लिमिटेड जुरिसडिक्शन, नॉट कवर्ड बाय लिमिटेड जुरिसडिक्शन। व्हेन इट इज कवर्ड बाय लिमिटेड जुरिसडिक्शन, देन रेस जुडिकाटा विल अप्लाई, डीम्ड माना जा रहा है कि वो कॉम्पिटेंट है। व्हेन इट इज नॉट कवर्ड बाय लिमिटेड जुरिसडिक्शन, तब रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। है तो सिंपल सी चीज है, बट ये समझने वाली बात है, कॉम्पिटेंसी, इसीलिए ऐड किया गया इस चीज को, वो जो कन्फ्लिक्ट है उसको दूर करने के लिए। अब पहले तो ये देख लो, डाउट रह नहीं जाना चाहिए, हालांकि अभी और करवा रहा हूँ इसके ऊपर थोड़ा बहुत आपको। ऊपर ऊपर से क्लियर हो गया सभी को? ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ एक बारी। सबको हो गया? पूछ सकता हूँ फिर मैं आपसे क्वेश्चन आगे? हाँ, इसमें लिखिए, आगे लिखिए, आप, कोई बात नहीं, ये रफ था, मतलब हमने अभी लिखा ये, नोट के आगे लिख रहे हो आप, नोट लिखना है इसके बाद।
ये रफ है सारा, ठीक है। ये रफ है सारा, इसको छोड़ दिया हमने, ठीक है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं नोट। उसके बाद आप अपने हिसाब से ना जो क्रक्स निकलेगा आपकी, जो समझ में आएगा वो लिख लेना लास्ट में, नहीं तो ये फिर अगली बारी फिर इरिटेट करेगा आपको। नोट में लिखना, इफ लिमिटेड jurisdiction is not the reason for incompetency, res judicata will not apply, res judicata will not apply। समझ आ गया? अगर लिमिटेड, देखो हमने देखा क्या लिखा हमने यहाँ पे, सबसे पहले हमने लिखा कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो ये फॉर्मर कोर्ट है मेरे पास, ये जो फॉर्मर कोर्ट है मेरे पास, क्या ये कॉम्पिटेंट टू ट्राई सब्सिक्वेंट सूट है या नहीं है। आंसर आता है यस कि कॉम्पिटेंट थी, फिर तो रेस जुडिकाटा लग ही गया, बात वहीं खत्म है, यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट अगर आंसर आता है नो, यानी कि फॉर्मर वाली जो कोर्ट है वो इनकॉम्पिटेंट है सब्सिक्वेंट सूट को डिसाइड करने के लिए, तब मुझे क्या देखना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो जनरल रूल तो यही कह रहे हैं रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई, बट पहले मुझे क्या देखना पड़ेगा, एक्सेप्शन देखना पड़ेगा, हमेशा एक्सप्लेनेशन 8 देखना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन 8 के अकॉर्डिंगली हमें देखना है कि क्या वो इनकॉम्पिटेंसी लिमिटेड जुरिस्डिक्शन की वजह से है या नहीं। अगर लिमिटेड जुरिस्डिक्शन की वजह से है तो रेस जुडिकाटा विल अप्लाई, और अगर लिमिटेड की वजह से नहीं है तो रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई। यानी कि एक्सेप्शन में सिर्फ तब कवर होगा वो कि, जनरल रूल तो यही हो गया ना, देखो, इफ आंसर इज नो रेस जुडिकाटा विल अप्लाई, इफ आंसर इज नो रेस जुडिकाटा विल अप्लाई, ये तो जनरल रूल हो गया। आंसर यस है तो रेस जुडिकाटा लगेगा, उल्टा बोल दिया, और आंसर नो है तो रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा, ये जनरल रूल हो गया। बट जब भी इनकॉम्पिटेंसी आएगी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कह देना रेस जुडिकाटा नहीं लगे, एक्सप्लेनेशन पढ़नी पड़ेगी आपको साथ में कि देखो ये इनकॉम्पिटेंसी का रीजन क्या है। अगर वो लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है तब तो फिर ये नहीं होगा, जनरल रूल नहीं, फिर वो एक्सेप्शन में आ जाएगा। आ गया आपको समझ, बस आगे चलो आप। हाँ, इसमें लिखिए आगे। इन द प्रेजेंट केस, इन द प्रेजेंट केस competency of former court, that is सिविल जज जूनियर डिवीजन, क्या ये डिवोर्स मैटर, डिवोर्स मैटर को डील कर सकता है सिविल जज जूनियर डिवीजन? नो। आंसर क्या आ जाएगा, नो jurisdiction, बिकॉज इसकी बात कर रहे हैं सिविल जज जूनियर डिवीजन की। नो jurisdiction, डिवोर्स मैटर नहीं कर सकते ये डील, बिकॉज jurisdiction is only with family court, jurisdiction is only with family court। so इसमें लिखना, सिविल जज कैन नॉट ट्राई the subsequent suit, res judicata will not apply as per section 11 CPC, but as per section 11 CPC, but we will also check explanation 8, that is
फॉर्मर कोर्ट वाई इनकॉम्पिटेंट, वाई इनकॉम्पिटेंट। हम ना यहाँ पे एक इमेजिनेटरी से फैक्टर्स लेके चल रहे हैं सिर्फ समझने के लिए। पहले वाला केस किसने डिसाइड किया? सिविल जज साहब ने डिसाइड किया। दूसरे वाला मैटर तो फैमिली कोर्ट पे चल रहा है अब। तो क्या सिविल जज साहब डिवोर्स की पिटिशन को डिसाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मेंटेनेंस वगैरह अलग इशू हो गया, वहां पे चल रहा है, बट डिवोर्स तो नहीं कर पाएंगे ना वो डिसाइड, वो तो फैमिली कोर्ट में ही चलेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वो कोर्ट जो है वो इनकॉम्पिटेंट है। सिविल जज साहब की जो फॉर्मर कोर्ट है वो इनकॉम्पिटेंट है इस प्रेजेंट वाले डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो अब हम कह रहे हैं कि जब इनकॉम्पिटेंट है तो हमेशा देखना है वाई इनकॉम्पिटेंट, किस वजह से इनकॉम्पिटेंट है। इसमें लिखिए फॉर्मर कोर्ट सिविल जज नॉट अ कोर्ट ऑफ लिमिटेड सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। जो फॉर्मर कोर्ट है वो सिविल जज की कोर्ट है, और सिविल जज की कोर्ट इज नेवर लिमिटेड सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, ये तो हमने पहले पढ़ लिया। एंड इट इज नॉट अ मैटर ऑफ पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। पेक्यूनरी का तो मैटर है नहीं, सब्जेक्ट मैटर का ही है मैटर। तो जो सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो जो फॉर्मर कोर्ट है वो सिविल जज की कोर्ट है, और सिविल जज की कोर्ट लिमिटेड जुरिस्डिक्शन हो नहीं सकती है। इसमें लिखिए फर्दर, देयरफॉर इट इज नॉट अ केस ऑफ एक्सप्लेनेशन 8, यानी कि एक्सप्लेनेशन 8 में कवर नहीं हो रहा ये, क्योंकि सिविल जज की कोर्ट थी तो वो लिमिटेड जुरिस्डिक्शन नहीं बन रही है यहाँ पे। दस रेस जुडिकाटा विल नॉट अप्लाई एज फॉर्मर कोर्ट is not competent to try the subsequent suit. Former court is not competent to try the subsequent suit. It is not the court of limited jurisdiction. It is not the court of limited jurisdiction. लास्ट लिख देना डिसीजन, therefore contention of W is decided in negative. Contention of W is decided in negative. नोट में लिखना है कि ये खत्म हो गया, वैसे नोट में लिखिए प्रीलिम्स के लिए। रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल ऑन रिट्स। रिट्स पे भी रेस जुडिकाटा लगता होता है एक्सेप्ट हेबियस कॉर्पस, क्योंकि रेस जुडिकाटा इज नॉट लिमिटेड टू सेक्शन 11, इट इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट। तो रिट्स पे भी लगता होता है, हेबियस कॉर्पस पे नहीं लगता। क्रिमिनल रिट है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें आप पढ़ोगे कि 5 तरह की हमारे पास रिट होती है। ये इमेजिनेटरी से फैक्ट लिए थे, शायद उससे कंफ्यूज मत हो ना। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा था इन फैक्ट्स में कि जो सिविल जज की कोर्ट होती है इट इज़ नेवर अ कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन। ठीक है, सिविल जज की कोर्ट इज नेवर सेड टू बी अ कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन। तो हमने ये सीखा कि हमें हमेशा जब ये 5th असेंशियल कंडीशन चेक करनी है, यानी कि कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट, कैसे चेक करेंगे? हम देखेंगे कि ये जो कोर्ट है कॉम्पिटेंट है या कोर्ट कौन सी वाली,
फॉर्मर कोर्ट, यहाँ पे देखेंगे फॉर्मर कोर्ट कि फॉर्मर कोर्ट जो है कॉम्पिटेंट है, अब वाले मैटर को उस डेट पे सुनने के लिए कॉम्पिटेंट थी या नहीं थी। आंसर आता है यस कि फॉर्मर कोर्ट अब वाले प्रेजेंट मैटर को सुनने के लिए कॉम्पिटेंट थी, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेक्शन 11 में कवर हो गया। रेस जुडिकाटा, रेस जुडिकाटा विल बी एप्लीकेबल। बट अगर इसका आंसर आता है नो कि फॉर्मर कोर्ट है जो वो इनकॉम्पिटेंट है, यानी कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, हम यहाँ पे कॉम्पिटेंसी चेक कर रहे हैं ना, तो यहाँ तो आया कॉम्पिटेंट, यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, इनकॉम्पिटेंट। इनकॉम्पिटेंट के कारण से लग तो यही रहा है ना कि हाँ रेस जुडिकाटा नहीं लगना चाहिए, रूल भी यही कह रहा है। बट ना लगाने से पहले हमें क्या करना है, ऑलवेज चेक एक्सप्लेनेशन 8, that is reason for incompetency। इनकॉम्पिटेंसी के दो रीजन हो सकते हैं, लिमिटेड जुरिस्डिक्शन, नॉट लिमिटेड जुरिस्डिक्शन। कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है वो या फिर नहीं है। अगर तो वो लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है तब तो हम वापस चल जाएंगे, डीम्ड फिक्शन मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि हम बेसिक पे जा रहे हैं, यानी कि रेस जुडिकाटा विल अप्लाई। डीम्ड माना जा रहा है कॉम्पिटेंट, उसको इनकॉम्पिटेंट को कॉम्पिटेंट माना जा रहा है, यानी कि एक्सेप्शन हो गई उसकी एक तरह से, एक्सेप्शन हो गया। जनरल यहाँ पे जनरल रूल क्या आ रहा था मेरे पास, ये आ रहा है ना कि नो रेस जुडिकाटा, नो रेस जुडिकाटा, यही आ रहा है जनरल रूल हमारे पास। क्योंकि अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं थी तब तो अब करने दो ना अब वाली कोर्ट को डिसाइड, तो नो रेस जुडिकाटा। बट अब हम कह रहे हैं फिर रेस जुडिकाटा लग जाएगा क्योंकि इनकॉम्पिटेंसी ओनली बिकॉज ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन थी। पर्पस क्या उसको बनाने का आप खुद समझिए ना, वो 18 लाख से अब प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो गई है 30 लाख, तो ये थोड़ा ना बार बार आप केस लेके आते रहोगे। तो इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि वो डीम्ड है कि उन सिचुएशन में चाहे पिक्यूनरी है या सब्जेक्ट मैटर है, दोनों सिचुएशन में उसके पास कोर्ट के पास लिमिटेड जुरिस्डिक्शन, और लिमिटेड जुरिस्डिक्शन इज इक्वल टू कॉम्पिटेंसी। और अगर नॉट लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है फिर तो जनरल रूल ही लगने वाला है, यानी कि रेस जुडिकाटा नहीं लगने वाला, सेकंड सूट इज नॉट बार्ड। इस कहानी को ये तो मैंने ऐसे बता दिया, अपने हिसाब से लिख लेना बिल्कुल शॉर्ट में, नहीं तो 100% है, नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज करोगे फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, जब मैंने लास्ट टाइम समझाया था ना, अभी कोई बच्चा एक रिवाइज कर रहा था, थोड़े दिन पहले की बात है, मतलब 15-20 दिन पहले की बात है, रिवीजन चल रही है, वो स्टूडेंट मेरे पास आता है और सिर्फ यही डाउट पूछ रहा है, सर याद नहीं रहा। क्यों नहीं याद रहा, क्योंकि वो आपने लिखी ही नहीं ना, वो चीज़ क्रक्स नहीं बनाया उसका, तो इसका तो ज़रूर बना लेना। 5 एसेंशियल्स हमने कंप्लीट कर दिया पूरी तरह से, अब 6th रह जाएगी, फिर हम उसको समअप करेंगे। हम लास्ट में मिसलेनियस क्वेश्चंस भी करने वाले हैं बहुत सारे, कि जिसमें आप रेस जुडिकाटा की एप्लीकेबिलिटी समझ पाओ। रिवाइज कर लेना इसको अच्छे से, अगर फिर भी कोई डाउट रह गया किसी को तो वो मोस्ट वेलकम जाते हुए पूछ लीजिए। ऑनलाइन वाले बच्चे अब फिर मेरे को मैसेज कर देना या कॉल कर लेना।